नमस्कार। आज हम एक ऐसे मैच की परतें खोलेंगे, मतलब मैच की कमेंट्री नहीं, बल्कि एक सुनाई जाने वाली कहानी, आवाज के जरिए पूरा रोमांच। खास उन लोगों के लिए जो शायद मैच देख नहीं पाए या फिर काम करते हुए सुनना चाहते थे। हम बात कर रहे हैं 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की। जी हमारे पास इस मैच से जुड़े कई दस्तावेज हैं, लेख हैं, विश्लेषण हैं, और ये सिर्फ स्कोर कार्ड का जिक्र नहीं है। ये उस दिन की उम्मीदों की कहानी है। वो जो तनाव था, हाँ, वो जबरदस्त ऑस्ट्रेलियाई प्रदर्शन, और फिर वो गहरी निराशा जिसने करोड़ों लोगों को जैसे हिला दिया था। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए उस दिन के खेल को, उसके पीछे की भावनाओं को, और हाँ, उससे मिले सबको को गहराई से समझना। एक कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्रोत बताते हैं कि 2003 का वो टूर्नामेंट भारत के लिए एक सपने जैसा चल रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। टीम ने लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच हारा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही। लेकिन उसके बाद लगातार 8 जीत। जबरदस्त फॉर्म में थी टीम। सचिन तेंदुलकर, वो तो जैसे किसी और ही लेवल पर खेल रहे थे। हाँ, मतलब अविश्वसनीय। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन, हर मैच में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता था। और उनके साथ द्रविड़, द वॉल, वो खड़े थे। सहवाग और गांगुली की जोड़ी, वो विस्फोटक शुरुआत दे रही थी। और गेंदबाज भी जहीर खान, श्रीनाथ, नेहरा की तिकड़ी, वो भी तो कहर बरपा रही थी। सही कहा। हर जीत के साथ देश में जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि 1983 के बाद, पूरे 17 साल बाद। हाँ, ये 17 साल का फासला बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। एक पूरी पीढ़ी थी जिसने भारत को वर्ल्ड कप उठाते देखा नहीं था, तो उम्मीदों का स्तर बहुत ऊंचा था। आसमान छू रही थी। हाँ, और जैसी टीम खेल रही थी, हर मैच जीत रही थी, उसने इन उम्मीदों को और हवा दे दी। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रह गया था, ये जैसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया था। हर भारतीय चाहता था कि हम दुनिया को दिखा दें कि हम बेस्ट हैं। तो टीम पर इस उम्मीद का दबाव भी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रहा होगा। फिर आया वो फाइनल दिन, 23 मार्च 2003, जोहान्सबर्ग वॉन्डर्स स्टेडियम। जी, माहौल तो जबरदस्त था। स्रोत बताते हैं कि स्टेडियम नीले समंदर जैसा लग रहा था। भारतीय फैंस हर कोने में, शोर, झंडे। हाँ, वो तस्वीरें याद है। और करोड़ों लोग घरों में टीवी से चिपके हुए हैं। लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही एक झटका लगा। टॉस। हाँ, कप्तान सौरव गांगुली टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी चुन ली। वॉन्डर्स की वो पिच उस दिन बल्लेबाजी के लिए एकदम स्वर्ग मानी जा रही थी। अच्छा। और फाइनल जैसे बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, यह हमेशा एक बड़ा एडवांटेज होता है। हाँ, दबाव बनाने के लिए। बिल्कुल, आप स्कोरबोर्ड पर रन टांग दो, फिर विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओ। गांगुली ने भी टॉस के बाद कहा था कि वो भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। तो टॉस हारना शायद पहला संकेत था कि दिन शायद भारत के पक्ष में नहीं है, कह सकते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलियाई पारी शुरू हुई, और क्या शुरुआत थी वो। उफ। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन क्रीज पर आए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला जैसे कोई नेट प्रैक्टिस चल रही हो। हाँ, आते ही जहीर खान का पहला ओवर, 15 रन बन गए उसमें। नो बॉल, वाइड, सब शामिल। ऐसा लगा कि भारतीय गेंदबाज मतलब शुरुआत से ही लय में नहीं थे। क्या ये बड़े मैच का दबाव था, या वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की आक्रामकता ही ऐसी थी? शायद दोनों का मिश्रण था। देखिए, जहीर खान उस टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फाइनल का दबाव वो अलग होता है। हाँ, वो तो है। और गिलक्रिस्ट और हेडन वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते थे। उन्होंने शायद तय कर लिया था कि भारतीय गेंदबाजों को सेट होने ही नहीं देना है। अच्छा। खासकर गिलक्रिस्ट, उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए, और शुरुआती ओवरों में विकेट ना मिलना ये भारत के लिए बहुत महंगा पड़ा। वो पहली साझेदारी जो 100 के पार गई, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मजबूत नींव रख दी। गिलक्रिस्ट 57 और हेडन 37 के आउट होने के बाद लगा कि शायद भारत वापसी करेगा। एक उम्मीद जगी थी। लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान रिकी पॉन्टिंग। और उस दिन उन्होंने जो किया, वो वर्ल्ड कप फाइनल इतिहास की सबसे यादगार और शायद भारतीय फैंस के लिए सबसे दर्दनाक पारियों में से एक बन गई। ओ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पॉन्टिंग उस दिन जैसे किसी और ही जोन में थे। अविश्वसनीय पारी थी वो। पॉन्टिंग ने सिर्फ 121 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाए। 140 नाबाद? हाँ, लेकिन सिर्फ रन नहीं, जिस तरह से बनाए वो देखने लायक था। 4 चौके और 8 छक्के। 8 छक्के? जी हाँ, 8 छक्के। कुछ तो शायद स्टेडियम के बाहर ही गए होंगे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। स्पिनर्स हों या तेज गेंदबाज, सबकी धुनाई की। और उनका साथ दिया डेमियन मार्टिन ने।
हाँ, डेमियन मार्टिन ने भी कमाल की पारी खेली। 84 गेंदों पर नाबाद 88 रन और इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 234 रनों की अटूट साझेदारी की। 234 रन की साझेदारी, इसने तो जैसे भारतीय टीम की कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज बेबस हैं। फील्डिंग में भी कुछ कमजोरियां दिखीं। क्या कोई खास रणनीति थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की? स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने भारतीय स्पिनर्स को, खासकर हरभजन और मोंगिया को, सेटल नहीं होने दिया। पॉन्टिंग ने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और स्पिनर्स के खिलाफ हवा में बड़े शॉट्स खेले। तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी पुल और हुक शॉट्स का जबरदस्त प्रदर्शन किया। रणनीति साफ थी, अटैक। आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। और डेमियन मार्टिन, जो उंगली में चोट के बावजूद खेल रहे थे, उन्होंने पॉन्टिंग का बखूबी साथ निभाया। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, खराब गेंदों को बाउंड्री भेजी। ये एक मास्टर क्लास था कि बड़े मैच में दबाव कैसे झेला जाता है और विपक्षी पर हावी कैसे हुआ जाता है। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 359 रन बना डाले। 359। ये उस समय वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर था और आज भी शायद ये रिकॉर्ड कायम है। जी हाँ, आज भी कायम है। ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। 360 रनों का लक्ष्य, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया जैसी गेंदबाजी के सामने 360 का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए किसी भी पिच पर बहुत बड़ा होता है, और वर्ल्ड कप फाइनल का दबाव वो इसे और भी मुश्किल बना देता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास कौन थे? मैकग्राथ, ब्रेटली, एंडी बिकल, ब्रैड हॉग, सब दिग्गज। हाँ, ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पास जा चुकी थी। कई विश्लेषकों का तो मानना है कि मैच का नतीजा काफी हद तक पहली पारी के बाद ही तय हो गया था। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। उम्मीदें खैर अब भी थीं, क्योंकि क्रीज पर आने वाले थे सचिन तेंदुलकर। हाँ, सारी उम्मीदें उन्हीं पर थीं। प्रार्थना कर रहे थे कि सचिन आज कोई चमत्कारी पारी खेलें, और उन्होंने शुरुआत भी वैसी ही की। जी, ग्लेन मैकग्रा का पहला ओवर, पहली ही गेंद, कवर ड्राइव पर चौका। क्या शॉट था वो! उस एक शॉट से जैसे पूरे स्टेडियम में करंट तोड़ गया। लगा कि हाँ, ये हो सकता है, सचिन आज कुछ खास करेंगे। वो पहला चौका वाकई उम्मीद जगाने वाला था। सचिन उस टूर्नामेंट में जिस फॉर्म में थे, उनसे ऐसी ही उम्मीद थी। वो जानते थे कि अगर भारत को इस लक्ष्य के करीब भी पहुंचना है तो उन्हें एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी। और मैकग्रा जैसे गेंदबाज के खिलाफ पहले ही गेंद पर चौका, वो आत्मविश्वास दिखाता था। बिल्कुल, लेकिन शायद वो उम्मीद बस कुछ पल की ही थी। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जो हुआ, वो शायद करोड़ों भारतीय फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। वो पल। मैकग्रा की एक शॉर्ट गेंद, सचिन ने पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछली और मैकग्रा ने खुद ही वो कैच पकड़ लिया। सचिन तेंदुलकर 4 रन बनाकर आउट। उफ। स्रोत बताते हैं कि उस एक पल में पूरा वॉन्डर स्टेडियम एकदम खामोश हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। वो शोर, वो उत्साह, सब जैसे थम सा गया। टीवी पर देख रहे करोड़ों लोगों के घरों में सन्नाटा पसर गया। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये भारत की शायद आखिरी उम्मीद का टूटना था। सचिन का वो निराश चेहरा, पवेलियन लौटते हुए उनकी झुकी हुई गर्दन, वो तस्वीर आज भी जहन में ताजा है। निश्चित रूप से वो मैच का निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। सचिन उस टूर्नामेंट के नायक थे, 673 रन बनाए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। हाँ, भारत की पूरी बल्लेबाजी रणनीति कहीं न कहीं उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उनके इतनी जल्दी आउट होने से न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर असर पड़ा, बल्कि पूरी टीम के मनोबल पर एक गहरा आघात लगा। 360 का लक्ष्य अब सचमुच एवरेस्ट जैसा लगने लगा। बिल्कुल। तकनीकी रूप से देखें तो मैकग्रा ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी थी, अतिरिक्त उछाल मिला और सचिन शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। सचिन के आउट होने के बाद कप्तान गांगुली भी जल्दी चले गए, 24 रन बनाकर। लेकिन फिर वीरेंद्र सहवाग ने मोर्चा संभाला। हाँ, सहवाग। उन्होंने एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। सहवाग ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ। सहवाग ने वाकई दिलेरी से बल्लेबाजी की। उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। 81 गेंदों पर 82 रन बनाए, 10 चौके, 3 छक्के शामिल थे। अच्छी पारी थी। हाँ, जब तक वो क्रीज पर थे, एक धुंधली सी उम्मीद बनी हुई थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। द्रविड़ ने भी 47 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया।
तीसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़े। ये भारत की पारी की एकमात्र बड़ी साझेदारी थी। लेकिन वो 360 का लक्ष्य वो इतना बड़ा था कि सिर्फ एक या दो अच्छी पारियों से बात नहीं बननी थी। नहीं, लगातार विकेट बचाने और रन गति बनाए रखने का दबाव वो बहुत ज्यादा था। सहवाग के रनआउट होने के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई। हाँ, वो रनआउट भी अहम था। द्रविड़ भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। युवराज सिंह 24, मोहम्मद कैफ 0, कोई ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों और उनकी फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। उन्होंने दबाव कम नहीं होने दिया। मैग्रा ने शुरुआत में सफलता दिलाई तो बीच के ओवरों में एंडी बिकल और ब्रैड हॉग ने विकेट निकाले। ब्रेटली ने अपनी रफ्तार से परेशान किया। फील्डिंग भी कमाल की थी। हाँ, कमाल की फील्डिंग। कई रन रोके, कोई आसान मौका नहीं दिया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जब विकेट गिरते हैं तो रन रेट का दबाव बढ़ता जाता है। और बल्लेबाजों को जोखिम लेना पड़ता है। बिल्कुल, जोखिम भरे शॉट्स खेलने पड़ते हैं जिससे और विकेट गिरने का खतरा बना रहता है। और वही भारत के साथ हुआ। और अंततः पूरी भारतीय टीम 39.2 ओवर में 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया 125 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जी। वो वर्ल्ड कप का सपना जो इतना करीब लग रहा था वो बुरी तरह टूट गया। मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न था और दूसरी तरफ भारतीय खेमे में निराशा और खामोशी। वो तस्वीरें। हार का दर्द बहुत गहरा था, खासकर इसलिए क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं और टीम ने फाइनल तक का सफर इतनी शानदार तरीके से तय किया था। हाँ, सचिन तेंदुलकर का फाइनल के बाद का चेहरा जिसमें वो गहरी पीड़ा और निराशा थी, वो उस दिन के एहसास को बयां करता है। ड्रेसिंग रूम का माहौल गमगीन था। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, पूरे देश में एक मायूसी छा गई थी, जैसे कोई राष्ट्रीय त्रासदी हुई हो। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हर हार कुछ सिखाकर जाती है और स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि 2003 की ये हार ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बिल्कुल, ये दर्द शायद जरूरी था। हाँ, कई विश्लेषण ये मानते हैं कि इस हार ने टीम को अंदर तक झकझोर दिया। इसने खिलाड़ियों में वो भूख पैदा की, वो संकल्प जगाया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस हार से मिले सबक बहुत महत्वपूर्ण थे। शायद सबसे बड़ा सबक था बड़े मैचों के दबाव को झेलना और फाइनल में अपना बेस्ट प्रदर्शन करना। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया था कि फाइनल में कैसे खेला जाता है, निडर होकर, आक्रामक होकर और बिना किसी रहम के। स्रोत इसे सीधे तौर पर 2011 की वर्ल्ड कप जीत से जोड़ते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत मजबूत है। कहा जाता है कि 2003 फाइनल में जो जख्म मिले थे उन्होंने ही 2011 की जीत की नींव रखी। वो अनुभव, खासकर सचिन, सहवाग, जहीर, नेहरा, हरभजन, युवराज जैसे खिलाड़ी जो दोनों टीमों का हिस्सा थे, जी, ये सब थे। उनके लिए ये हार एक मोटिवेशन बनी। उन्हें पता था कि फाइनल में की गई गलतियों को दोहराना नहीं है। सही बात है। 2011 में जब भारत फाइनल में पहुंचा तो टीम ज्यादा परिपक्व, ज्यादा दृढ़ नजर आई। बिल्कुल। अगर हम 2003 और 2011 की तुलना करें तो 2011 में टीम दबाव में बिखरी नहीं। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिरे, सहवाग और सचिन जल्दी आउट हो गए। हाँ, श्रीलंका के खिलाफ। जी, लेकिन टीम ने आपा नहीं खोया। गंभीर ने एक छोर संभाला और फिर धोनी ने आकर वो यादगार पारी खेली और मैच फिनिश किया। ये शायद 2003 के अनुभव का ही नतीजा था कि टीम ने सीखा कि दबाव कैसे झेलना है, साझेदारियां कैसे बनानी है और मैच को अंत तक कैसे ले जाना है। असफलता, हाँ, असफलता अगर सही तरीके से ली जाए तो वो सफलता की सबसे अच्छी शिक्षक हो सकती है। 2003 की हार ने भारतीय क्रिकेट को शायद यही सबसे बड़ा सबक दिया। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक तरफा हार की नहीं है। ये कहानी है उम्मीदों के चरम पर पहुंचने की, हाँ, फिर एक शक्तिशाली विरोधी के सामने बिखरने की, उस हार के असहनीय दर्द की और अंत में उस दर्द से सीखकर और मजबूत होकर वापस खड़े होने की। बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि 2003 का फाइनल एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। उसने रुलाया जरूर, लेकिन उसने भारतीय क्रिकेट को वो दिशा दी जिसकी मंजिल 2011 में मिली। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई महान उपलब्धियों के पीछे अक्सर गहरी निराशाओं और असफलताओं की छाया होती है? एक गहरा सवाल है। क्या 2003 का वो दर्द सहे बिना 2011 की जीत का स्वाद उतना ही मीठा होता? ये सवाल शायद हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहा है और कभी न कभी असफलता का सामना करता है।
शायद सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सबसे कठिन हार के बाद हासिल की जाए। इस पर हमारे श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं।